स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाला क्रांति मैम के साथ। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। आपको पता है कि क्यों? बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करके ये डिमांड करी कि मैम हमारे लिए माइंड मैप की सीरीज लेकर के आइए। तो भाई अब जो है लास्ट मोमेंट रिवीजन का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि पूरा चैप्टर कम से कम टाइम में रिवाइज नहीं हो पा रहा था, वो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आई हूँ। माइंड मैप सीरीज आज से मैं शुरू कर रही हूँ और इस सीरीज में होगा क्या, तो मैं आप सभी बच्चों को सारे चैप्टर्स के लिए समराइज्ड फॉर्म में एक पेज में समरी के फॉर्म में पूरा चैप्टर जो है समराइज करवा करके पूरा रिवीजन करवाऊंगी, ताकि हर एग्जाम के पहले जो है आप पूरे सिलेबस को बहुत ही कम समय में क्विकली रिवीजन कर सके। तो भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को बोल दो बाय बाय, भूल जाओ बिल्कुल टेंशन, क्योंकि 14 डेज 14 चैप्टर #14 डेज #14 चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का माइंड मैप हम जल्दी से कवर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब हमारा 12th फिजिक्स का माइंड मैप कवर हो जाएगा तो जल्दी ही हम क्लास 11 के चैप्टर्स पर भी हम माइंड मैप लेकर के आएंगे, क्योंकि स्पेशली ये जो मैं माइंड मैप लेकर के आ रही हूँ ये मेरे सीयूईटी नीट के जो ड्रॉपर बच्चे हैं खासकर उनकी सबसे ज्यादा डिमांड रही है, जो मुझसे कनेक्टेड रहे हैं। जेडब्ल्यू के कुछ बच्चों ने भी मैसेज किया। तो आप इन सब कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे बच्चे, आप सभी के लिए ये माइंड मैप सीरीज होने वाला है और खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बिल्कुल काम आने वाला है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज से। आज का जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक। और ये स्पेशल बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई इस सेशन में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये माइंड मैप मैं लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के टर्म्स जो है यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। तो आप किसी भी माध्यम के बच्चे हो सकते हैं, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप जो है लेक्चर पूरा अटेंड कर सकते हैं। तो आज अर्धचालक पीछे से मैं शुरू कर रही हूँ, लास्ट चैप्टर से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि काफी ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं उनका पीछे का जो चैप्टर है ज्यादा मिसिंग रहता है, तो इसीलिए मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि अगला चैप्टर मैं किस पर माइंड मैप लेकर के आऊँ। तो बिल्कुल आप जिस चैप्टर पर बोलेंगे उस चैप्टर पर मैं नेक्स्ट माइंड मैप लेकर आ जाऊंगी, कोई दिक्कत की बात होगी। और वैसे तो 14 डेज 14 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम से पहले, और ऑफ कोर्स अभी सीयूईटी और नीट और जेडब्ल्यू की एग्जाम में तो समय है, लेकिन समय रहते ही बिल्कुल 14 दिनों में फिजिक्स 12th का पूरा माइंड मैप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज सेमीकंडक्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ब्लैंक शीट यहाँ पर ले रही हूँ, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर बनाते जाऊंगी आप लोगों को भी बिल्कुल मेरे साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगी। जैसे मैं बोलते जाऊंगी वैसे आप लोग लिख लेना। हम क्या करेंगे कि पूरा चैप्टर का जो है जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा सिंगल पेज में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भाई अर्धचालक के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं सेमीकंडक्टर, हम इसको लिख लेते हैं सेमीकंडक्टर। ओके, तो भाई सबसे पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे होते हैं अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर, तो हम यहाँ पर जो है ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ठोसों में ऊर्जा बैंड ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जब हम ठोसों में ऊर्जा बैंड की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग जो मेटल्स तत्वों की जो हम बात करते हैं वो जो है ठोस तत्व होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल होते हैं। और यहाँ पर ये क्रिस्टलीय ठोस जो है इनके लिए जो है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटम स्थिति है उससे जुड़ी मतलब जितनी भी थ्योरीज है वो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड में पढ़ रहे होते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा सा समय लग रहा है, पर कम से कम समय में इस सेशन को पूरा करने का हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। पर मेरे साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर लिखते जाना है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड के लिए अगर हम थ्योरी लिखे तो एक क्रिस्टलीय ठोस में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्थिति, ठीक है, क्वांटम स्थिति से जुड़ी ऊर्जाओं की एक श्रृंखला, ठीक है। मतलब कि हम ठोसों में ऊर्जा बैंड मतलब कि जितने भी मैटर्स है, ठोस टाइप के सॉलिड जो मैटर्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठोस तत्वों की जो बात कर रहे हैं। बेसिकली उसमें होता क्या है कि चाहे वो चालक तरह का पदार्थ हो, चाहे वो अर्धचालक हो या कुचालक यानी कि कंडक्टर या फिर इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, उसमें होता क्या है कि जितने भी उस क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो मतलब कि दो मतलब अलग अलग रेंज में चले जाते हैं, जिससे वो दो अलग बैंड्स के फॉर्म में जो है क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर एनर्जी बैंड यानी कि ऊर्जा बैंड के नाम से जानते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, लाइक अगर हम यहाँ पर तीनों मटेरियल्स की बात करें तो एक बार हम चालक के लिए, एक बार हम जो है यहाँ पर अर्धचालक के लिए और एक बार हम यहाँ पर जो है कुचालक तत्व के लिए ऊर्जा बैंड यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऊर्जा बैंड जो है दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है। एक बैंड का नाम जो है हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं संयोजकता बैंड यानी कि वैलेंस बैंड, भी यहाँ पर लिख रही हूँ। और जो दूसरा बैंड होता है वो होता है आपका क्या, कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड। अच्छा,
तो जब हम यहाँ पर चालक तत्व की बात करते हैं तो चालक के केस में क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड और जो चालन बैंड है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो बैंड है ना, मतलब जो ऊर्जा के दो अलग अलग स्तर में इसको जहां पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसको बैंड का नाम दिया गया है, वो वहां पर जो है उनके बीच में किसी भी प्रकार का गैप नहीं होता। जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं और ये यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप का हिस्सा होता है। मतलब कि जो हमारी संयोजकता बैंड यानी कि बैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मतलब करंट का फ्लो पॉसिबल हो पाता है कंडक्टर में, चालक में, तो वो आपका जो है यहाँ पर क्या होता है कि ओवरलैप होता है कंडक्शन बैंड के साथ। तो इस वजह से मतलब कि यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम कहते हैं मौजूद होते हैं, इसीलिए चालक तत्वों में इजीली जो है कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें अर्धचालक तत्वों की, तो अर्धचालक तत्वों में क्या होता है कि यहाँ पर भी जो सॉलिड मटेरियल्स है, जो ठोस है, उनको जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अर्धचालक के रूप में, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं। अब बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि इनके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि संयोजकता और चालन बैंड के बीच में थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है और वो जो एनर्जी गैप है उसको हम यहाँ पर Eg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एनर्जी गैप है ये आपका लगभग जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऊर्जा के जितना होता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली इसीलिए क्या करना पड़ता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मौजूद रहते हैं यानी कि चालन बैंड में मौजूद रहते हैं, तभी जो है यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, फ्लो हो पाते हैं और चालन संभव हो पाता है धारा का या करंट का, राइट। लेकिन क्योंकि अर्धचालक में जो है दोनों बैंड के बीच में गैप होता है, तो इसलिए होना क्या पड़ता है कि यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, जब टेम्परेचर देते हैं तो या फिर हम जब वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर लगाते हैं किसी भी अर्धचालक के बीच में, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां उसकी वजह से क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके जो है कंडक्शन यानी कि चालन बैंड में जो है जा पाते हैं, जिसकी वजह से फिर वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड में आ पाते हैं, कंडक्शन बैंड में आ पाते हैं और वो फिर जो है सपोर्ट करते हैं विद्युत के चालन में या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में। अच्छा, अब कुचालक की मैं बात करूं तो कुचालक के केस में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इतना ज्यादा होता है कि इनको जो है मतलब कि गैप को हटा पाना पॉसिबल नहीं होता है, टेम्परेचर वगैरह बढ़ा ले, कुछ भी कर ले, फिर भी उसके बावजूद। और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो कुचालक तत्व है संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो है उस गैप को जो है फुलफिल नहीं किया जा सकता और इसीलिए यहाँ पर चालन संभव नहीं हो पाता है। और इस तरीके से तीनों के लिए ही मतलब कि चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए यहाँ पर जो है हम ठोसों में ऊर्जा बैंड का ये डायग्राम बना चुके हैं, जो आप लोगों को डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकती हूँ यहाँ पर कि अगर हम चालक मटेरियल की बात करें यानी कि कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल्स है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिस पर बेस्ड ये पूरा चैप्टर होने वाला है आप लोगों का। और कुचालक की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, तो उस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल कुचालक तत्वों के लिए है, राइट। अब इसके बाद आगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो जो है आपका मोस्टली बेस्ड होता है किस पर, आपका मोस्टली बेस्ड होता है अर्धचालक पर, राइट। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इस पार्ट के बाद जो है हम अर्धचालक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका पार्ट आता है अर्धचालक। अब अर्धचालक की जब बात आती है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो मैटर्स जो है हमारे, ये जो दो तत्व है, इस पर बेस्ड हम कहानी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब अर्धचालक में जो है दो तरह के अर्धचालक होते हैं, एक शुद्ध अर्धचालक जो केवल और केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्व का होता है, और एक होता है अशुद्धि जब हम उसमें मिला देते हैं, अशुद्ध अर्धचालक, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं जो उनके पड़ोसी मतलब आवर्त सारणी में आपने देखा होगा पंच संयोजी तत्व, त्रिसंयोजी तत्व जो होते हैं, उनको हम यहाँ पर अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं ताकि हम क्या कर सके, मतलब कि वहां पर जो अर्धचालक का जो मतलब उसमें करंट का जो फ्लो है उसको बढ़ा सके। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगी इंग्लिश में कि भाई अर्धचालक को जो है हम दो टाइप से जब डिवाइड करते हैं, तो एक जो है निज अर्धचालक जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ साथ जो है जरूर ये कवर कर रहे होंगे। इंट्रिंसिक ये आपका हो गया, और इसके बाद जो है ये अशुद्धि वाला जो अर्धचालक है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, है ना, और हिंदी में कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अच्छा, आगे चल करके ये जो इंट्रिंसिक अशुद्ध अर्धचालक है ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एन टाइप और दूसरा होता है आपका क्या, पी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आगे क्या देखना होता है कि जो इंट्रिंसिक है इसमें देखो बेसिकली किसी भी तत्व में जो है दो तरह के आपके मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है ना, दो तरह के आयन्स आपके होते हैं।
तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर बात करते हैं किसके, करंट के फ्लो, राइट। देखो जब हम चालक के बारे में पढ़ रहे थे तो चालकों में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण क्या हो रहा था, करंट बह रही थी, करंट हमें मिल रही थी। लेकिन जब हम अर्धचालक की बात करते हैं तो अर्धचालक में आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कैरियर्स के कारण हम लोगों को करंट का फ्लो मिलता है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो नंबर ऑफ होल्स है ये इक्वल होते हैं, राइट। और इनको जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स, और दोनों ही चार्ज कैरियर्स के कारण, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण ही क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है, विद्युत का चालन संभव हो पाता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर जो हम लोगों को ओवरऑल करंट मिलता है वो किसके किसके कारण मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण मिल रहा है। किसके किसके कारण मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसको। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व J इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो कि NE और ये आपका VE प्लस VH, ये इस तरीके से, ठीक है। धारा घनत्व के अलावा जो है आप इसकी कंडक्टिविटी के बारे में लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम स्पेस को जो है इसको ऊपर मैनेज करते हैं और नीचे थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर, राइट। ओके चलो भाई, ये कर दिया हमने, इसको ऊपर हो जा भाई, ऊपर हो जा, क्योंकि माइंड मैप बना रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जगह तो मैनेज करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हम लोगों ने कर लिया, थोड़ी सी जगह मैनेज कर लिया। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये वाला पार्ट इसको कर देते हैं थोड़ा सा और छोटा, और इसको कर देते हैं ऊपर, यूं इस तरीके से। तो यही एक थोड़ा कंसर्न है कि जब मैं आप लोगों को माइंड मैप बना करके दिखा रही हूँ तो मैं कंसर्न हूँ कि प्लेस जो है प्रॉपर अच्छे से हो जाना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर जगह मेंटेन कर ली है। एंड आई होप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही होगी तो यूट्यूब में जूम करके भी आप लोग जो है देख सकते हो। और स्पेशली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब ये माइंड मैप का सीरीज दे रहे हो तो मेगा पिक्सल, मतलब जो पिक्सल क्वालिटी है वो आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज करके देखना, क्योंकि मैं वीडियोस पे 2K के पिक्सल में डाल रही हूँ। बट हाँ, थोड़ा सा डेटा जरूर खर्च होगा, पर इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो आराम से। तो यहाँ पर सिग्मा की हम बात कर रहे हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं E, और ये हो गया आपका म्यू E प्लस म्यू H। देखो भाई, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के बच्चों के लिए भी ये माइंड मैप बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मुझे चीजों को, सारी चीजों को कंसिडर करके यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब करना होगा, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर जो है N टाइप और P टाइप के भी हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जब हम N टाइप की बात करते हैं तो N टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, ये जो है हमारा पंच संयोजी तत्व की जब अशुद्धियां हम लोग मिलाते हैं, राइट, तो आप लोगों का क्या बनता है, पंच संयोजी तत्व की अशुद्धियों की वजह से आपका जो है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। 1 मिनट थोड़ा सा इसको और मैनेज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी मैनेज हो जाएगा हमारा ना, क्योंकि सारा कुछ आ जाना चाहिए हमारे यहाँ पर। अब सही है। तो मैं बात कर रही थी यहाँ पर N टाइप की, तो ये आपका क्या हो गया, पंच संयोजी, ठीक है। P टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका कौन से अशुद्धि मिलाते हैं यहाँ पर, त्रिसंयोजी। अब पंच संयोजी अशुद्धियां कौन सी होती है और त्रिसंयोजी अशुद्धियां कौन सी होती है। तो जब हम पंच संयोजी अशुद्धियों की बात करते हैं तो हमारा होता है क्या, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब क्वेश्चन आते हैं, है ना, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं कि कौन से पंच संयोजी तत्व है ना। और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और जो होल्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, मतलब कि आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें दाता यानी कि देने वाला, जिसको हम डोनर्स कहते हैं, ठीक है। N टाइप सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, डोनर्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है होल्स की संख्या से ज्यादा होती है। क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो होल्स की संख्या से ज्यादा होती है। जब हम यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो P टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो 3 संयोजी तत्व है हमारे, मतलब ट्राइवैलेंट, है ना, तो ये हमारे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, और क्या क्या है, तो ये इंडियम है, ये सारे के सारे गैलियम है, ये सारे के सारे जो है त्रिसंयोजी तत्व है हमारे, यानी कि ट्राइवैलेंट है। और यहाँ पर जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मतलब जिनकी वजह से ज्यादातर करंट फ्लो होता है, वो होते हैं होल्स, बहुसंख्यक आवेशवाहक। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, इसलिए जो है P टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ग्राही यानी कि एक्सेप्टर टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राही यानी कि ग्रहण करने वाला, एक्सेप्टर। हाँ भाई, ये हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, होल्स की संख्या जब जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा होती है, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। वैसे चाहो तो आप लोग जो है P टाइप के लिए और N टाइप के लिए यहाँ पर जो है J और सिग्मा की वैल्यू भी लिख सकते हैं।
मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ एन टाइप के लिए, यहाँ पर ये J इज इक्वल्स टू, ये एन टाइप के लिए लिख रही हूँ ना, हाँ, E N E V E, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल टू E N E और ये म्यू E, ठीक है। और ये P टाइप के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ J इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू E N H और ये V H, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो और ये हो गया आपका E N H और V H, ये हम लोगों ने बना लिया। तो ये हम लोगों ने बना लिया है अर्धचालक के केस में, है ना, निज अर्धचालक के लिए, और सारा कुछ हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। अब इसके बाद जो है एक चीज और हम लोगों को देखना है, तो अर्धचालक के केस में हमने जो भी चीज यहाँ पर देखना था वो तो देख लिया। अब इसके बाद एक चीज बस है, बैंड्स की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप और पी टाइप के लिए, तीनों के लिए हम यहाँ पर जो है बैंड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बैंड मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना रही हूँ, जो है कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ये हो जाएगा आपका ये एक्सट्रिंसिक, सॉरी एक्सट्रिंसिक नहीं, इंट्रिंसिक पहले, ठीक है, इंट्रिंसिक, ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक, और यहाँ पर ये एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा माइंड मैप है, शॉर्ट में सब कुछ लिख रही हूँ। अब इंट्रिंसिक के लिए जब हम बात करते हैं तो देखो इसके लिए, इसके पहले हम लोगों ने जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए बनाया था। अभी मैं जो बना रही हूँ आप लोगों के लिए इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहली बात, जब वैलेंस बैंड की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में होल्स और इलेक्ट्रॉन एक बराबर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि वैलेंस बैंड आपका है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके चालन बैंड में जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरीके से पूरी तरीके से फिल कर रही हूँ, और जो सर्कल में बना रही हूँ वो होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, जितने होल्स और उतने ही क्या हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्शन बैंड में यानी कि चालन बैंड में है, उसकी वजह से आप लोगों का क्या होगा, उसकी वजह से आप लोगों का कंडक्शन होगा। फिर उसके बाद जब एन टाइप की बात करते हैं तो एन टाइप के केस में आपका क्या हो रहा है कि ये आपका जो है, मान लो कि तीनों ही है, राइट, तो ये आपका नीचे वाला वैलेंस बैंड और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, होल्स की संख्या कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, राइट। तो ये आपका होल्स हो गया, और यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर अपनी जगह कंडक्शन बैंड में गया, ये और भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, कंडक्शन बैंड में मौजूद रहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है जो ऊर्जा का स्तर है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर जो ऊर्जा का स्तर है, ये वाली जो लाइन है वो आपके चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड के पास होती है, और यूं इस तरीके से एक लाइन होती है, एक ऊर्जा स्तर की लाइन हम डिनोट करते हैं। तो एन टाइप के केस में ऊपर की तरफ, और यही हम जब पी टाइप के लिए बनाते हैं तो पी टाइप के केस में क्या होता है कि ये आपके बैंड्स हो गए, ठीक है। और एक हम जो है ऊर्जा स्तर के लिए रेखा बनाते हैं, यहाँ पे लाइन बनाते हैं, ये वाली लाइन आप देख पा रहे हो कि इस बार जो है वैलेंस बैंड के पास है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है होल्स की संख्या ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर हम ये मान लो कि ये बना रहे हैं पी टाइप और ये एन टाइप, तो क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि ये प्लस प्लस चार्जेस हैं, इन सब के पास में जो है ये क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे इस तरीके से। और यही जब हम पी टाइप के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर ये जो है होता क्या है, ये होल्स ये इस तरीके से मौजूद होते हैं आपके होल्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अभी तक के ठोसों में ऊर्जा बैंड देख लिया, चालक, अर्धचालक और कुचालक के लिए फिर अर्धचालक देख लिया, अर्धचालक के प्रकार हम लोगों ने देख लिया, और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। और ये सारे डिटेल पढ़ लेने के बाद उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है ऊर्जा बैंड भी हम लोगों ने देख लिया है, राइट। अब जो हमें पढ़ना है वो है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, क्योंकि जैसे ही हम ये बना लेते हैं तो इसके बाद जो है हम लोगों को पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत सारा कुछ इसमें बनाना होगा। पीएन जंक्शन, तो एक बार ना ये पीएन जंक्शन डायोड को पहले तो मैं यहीं से कनेक्ट करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये एन और ये पी, ये दोनों ही पार्ट मिल करके, है ना, यूं इस तरीके से ये दोनों ही क्या बनाते हैं, फिर ये इस तरीके से बनाते हैं पीएन जंक्शन। ये हो गया आपका पी और ये हो गया एन। ये बीच का जो जंक्शन यानी कि संधि का हिस्सा, मतलब कि जहां पर जो लेयर्स है, राइट, पी और एन टाइप के अर्धचालक की वो मिलती है, वो आपके जो है यहाँ पर क्या कहलाते हैं, जंक्शन कहलाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब पी एन जंक्शन बनाया जाता है, डायोड से पहले जंक्शन बनता है,
और इनको जब पास में लाया जाता है तो क्योंकि मैंने आप लोगों को जो बेसिक्स बताया है कि जो पी टाइप है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही उनको इस तरीके से पास में लाया जाता है तो पी साइड के जो होल्स हैं और ये एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट साइड में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ और यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ, होल्स, और इस तरीके से बीच में जंक्शन के पास एक जो है लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस डिप्लीशन, ये जो डिप्लीशन लेयर जो बनता है, राइट, यहाँ पर जो है इनके बीच में एक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभव जो है उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या फिर विभव प्राचीर, जिसको हम क्या करते हैं, वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो बैरियर पोटेंशियल या विभव प्राचीर। मैं यहाँ पर जो है नोटेशन से शो कर रही हूँ वीबी। अब इस तरीके से जब ये बना हमारा पी एन जंक्शन जो बना, तो होता क्या है कि जो पी से एन साइड है, ठीक है, पी से एन साइड में जो है हमें करंट फ्लो करके मिलेगा, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। और जो एन से पी की तरफ जो जाता है करंट, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और जब हम हिंदी की बात करें तो ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये आप लोगों की विसरण धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, विसरण धारा आप लोगों की कहलाती है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हमारा जो है पी एन जंक्शन बन गया, और इसके बाद जो है हम डायोड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगी पी एन संधि डायोड, ठीक है। तो बेसिकली डायोड कैसे बनता है, तो ये जो पी एन जंक्शन हम लोगों ने बनाया है ना, मतलब कि पी और एन संधि को ही हम जो है यहाँ पर डायोड की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो हमारा जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। और डायोड की तरह यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हम लोगों ने पी एन जंक्शन बना रखा है, राइट, ये जो हम लोगों ने पी एन जंक्शन बना रखा है, इसमें जो है इसके सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, बैटरी जोड़ते हैं दो तरीके से। तो एक जो है वो अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बायस कहलाती है ना, और एक जो है पश्च दिशिक यानी कि रिवर्स बायस कहलाती है, पश्च दिशिक अग्रदिशिक, ठीक है। क्योंकि माइंड मैप है, शॉर्ट में चीजें लिखी जा रही है यहाँ पर। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पी एन जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी, तो इस तरीके से ये बैटरी को हम लोगों ने जब कनेक्ट किया, तो ये जैसे कि हमारा पी साइड है और एन साइड है, तो मैंने बैटरी का जो धनात्मक सिरा है वो पी साइड से, और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है उसको मैंने क्या किया है, एन साइड से कनेक्ट किया है। संधि बनी हुई है, तो बीच का जो डिप्लीशन लेयर है ना, वो आप लोगों का पहले से बना ही हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं, तो बेसिकली रिवर्स बायस के लिए हम करते क्या है, तो बैटरी को हम पलट देते हैं, ऋणात्मक सिरा पी साइड से और धनात्मक सिरा हम जो है इधर एन साइड से कनेक्ट कर देते हैं। अब जब इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया है ना, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना कि अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक लेयर पहले से बनी हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर विभव प्राचीर बैरियर पोटेंशियल और था, जिसकी वजह से आपका जो है यहाँ पर इस दिशा में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था इस विभव प्राचीर की वजह से, है ना। बीच की एक लेयर जिसमें पी साइड में हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे और एन साइड में हमारे कौन थे, होल्स थे। आ रही है बात समझ में। तो इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं, तो जब बैटरी का कनेक्शन हम इस तरीके से अग्रदिशिक में जैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस में किया है, अगर इस तरीके से आप जो डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर ऐसे अगर हम लोगों ने किया, तो होता क्या है कि जो यहाँ पर आपके पी साइड अर्धचालक में सेमीकंडक्टर में जो आपके होल्स मेजॉरिटी कैरियर यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, क्योंकि धनात्मक सिरे से यहाँ पर जुड़ गया है बैटरी के, इस वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो होल्स हैं, ये जो होल्स हैं वो इधर बैटरी की तरफ आने के बजाय प्रतिकर्षित होकर के जो है एन साइड की तरफ जाते हैं। सेम यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक ऋणात्मक सिरे से कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक जैसी पोलैरिटी होने के कारण फिर यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में भी क्या होता है कि प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पर जो एन के इलेक्ट्रॉन्स है वो पी की तरफ जाएंगे। तो हो क्या रहा है कि जो एन के इलेक्ट्रॉन है एन से पी की तरफ जा रहे हैं, और जो पी के होल्स हैं वो पी से एन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो एन से पी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर विसरण धारा यानी कि ड्रिफ्ट करंट मिलता है, और जो पी से एन की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर डिफ्यूजन करंट मिलता है, मतलब कि अल्प धारा हम लोगों को मिलती है, ठीक है। हाँ भाई, अब इसके बाद अब होगा क्या, ये जो हो रहा है करंट जो हम लोगों को मिल रहा है, डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बना दिया है, उसकी वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको हम लोग हासी स्तर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हासी स्तर। तो ये जो हासी स्तर आपका जो डिप्लीशन लेयर है
वो आपका क्या होता है, रिड्यूस होता चला जाता है, मतलब ये लेयर कम होता चला जाता है और ये लेयर पूरी की पूरी तरीके से मतलब टूट जाती है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है पी साइड से वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो एन साइड के, एन अर्धचालक के, वो सारे के सारे होल्स पी साइड की तरफ आ जाते हैं और पी साइड के जो होल्स हैं वो सारे के सारे एन साइड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आवेश वाहक है हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन, इनका जो है वो फ्लो होता है। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है फॉरवर्ड बायस में ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे मतलब की जो धारा हम लोगों को मिल रही है वो हम लोगों को मिली एम्पियर के रेंज की मिलती है। कैसे मिलती है? जो धारा है मिली एम्पियर की रेंज की धारा मिलती क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर यानी कि हासिल स्तर है वो रिड्यूस होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पर इसके अक्रॉस जो मतलब की बैटरी क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर लगाई है ना, तो ये जो बैटरी हम लोगों ने लगाई बेसिकली वो होगा क्या कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, जो कि विभव प्राचीर का जो विद्युत क्षेत्र पहले से हासिल स्तर यानी कि डिप्लीशन लेयर की वजह से था वो रिड्यूस होगा। उससे बड़ा अमाउंट का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी की वजह से लगा, तो इसलिए वो हासिल स्तर यानी कि डिप्लीशन लेयर को कम कर देगा और जो विभव प्राचीर बैरियर पोटेंशियल है वो आपका टूट जाएगा, वो हट जाएगा। अब बैटरी के वोल्टेज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फिर बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा, जिसकी वजह से जो आवेश वाहक है वो अब आवेश का प्रवाह संभव हो पाएगा और यहाँ पर डेफिनेटली बहुसंख्यक आवेश वाहक जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और बेसिकली जब डिप्लीशन लेयर यानी कि बैरियर पोटेंशियल को टूटने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में जो वोल्टता यानी कि वोल्टेज की जो आवश्यकता हम लोगों को होती है, बेसिकली हम उसको जो है नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नी वोल्टेज के नाम से। और इसका ग्राफ मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। तो यूं इस तरीके से ये आपका करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया। यहाँ पर ये जो है पार्ट आपका, इसको हम कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं हम इसको? नी वोल्टेज। ठीक है। जर्मेनियम के लिए ये जो वैल्यू होती है, जर्मेनियम के लिए ये जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 वोल्ट और जो सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू होती है वो होती है 0.7 वोल्ट। ठीक है, मतलब कि इससे ऊपर की वोल्टता के लिए फिर हम लोगों को जो विसरण धारा जो हम लोगों को मिलेगी वो हम लोगों को प्राप्त होगी, यानी कि ड्रिफ्ट करंट हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद सारा चीज हो गया बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं छूटा। हाँ, एक चीज यहाँ पर देखो मेंशन कर लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा तो हम लोगों को करंट यहाँ पर फ्लो होकर के मिलेगा और ये जो करंट की वैल्यू है ये हमें मिली एम्पियर की रेंज में मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स बायस जंक्शन की। तो रिवर्स बायस के केस में होता क्या है, ध्यान से सुनना कि जो हमारा यहाँ पर हासिल स्तर पहले से बना हुआ था, डिप्लीशन लेयर जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल भी था, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों ने इस बार जो बैटरी की पोलैरिटी है उसको पलट के यहाँ पर क्योंकि कनेक्ट किया है, तो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स की अधिकता होती है ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट किया है तो उसकी वजह से पी टाइप के जो होल्स है यहाँ पर ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है, और आकर्षण के कारण यहाँ पर राइट साइड में भी जो कि इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे, आकर्षित होंगे और आकर्षण के कारण क्या करेंगे, ये जितने भी चार्ज कैरियर्स यानी कि आवेश वाहक है वो मतलब कि बीच के हासिल स्तर को बढ़ाते हुए लेयर और भी बड़ी होती हुई चली जाएगी और जाकर के सारे जो है बैटरी के जो पोलैरिटीज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो लेयर हम लोगों ने देख रखी थी ये और भी बड़ी होती चली जाती है। ये लेयर बड़ी हो गई मतलब कि जो हमारा बीच का बैरियर पोटेंशियल यानी कि जो विभव प्राचीर था हमारा, ये हमारा बड़ा होता चला गया, है ना, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो रखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो बड़ा हो गया। अब हो क्या रहा है, अब इसकी वजह से ये लेयर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों को लेयर के बड़े होने की वजह से जो करंट का फ्लो है वो नहीं मिलेगा और जो मिलता है वो ऋणात्मक दिशा में बहुत ही अल्प मात्रा में जो है मिलता है, तो इस माइक्रो एम्पियर की रेंज में मिलता है। जर्मेनियम के लिए अगर बात करें तो माइक्रो एम्पियर की रेंज में और सिलिकॉन के लिए बात करें तो नैनो एम्पियर की रेंज में मिलता है। और इसको मैं आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। जो VI ग्राफ हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ये इस तरीके से बनेगा आपका कि ये आपका जो है ऋणात्मक पोटेंशियल का हिस्सा और ये आपकी ऋणात्मक साइड की जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से होगी और यहाँ पर यूं इस तरीके से एक पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, VBD, ब्रेक डाउन वोल्टेज VBD। ठीक है, यहाँ पर जो है अचानक से फिर हम लोगों को जो है इस तरीके से जो धारा है वो हम लोगों को प्राप्त होती है जो कि माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर की रेंज की होती है। और अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें तो जर्मेनियम के लिए जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है हमारा वो होता है 25 वोल्ट और ऋणात्मक दिशा में, और सिलिकॉन के लिए होता है 35 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को VI ग्राफ भी पीएन जंक्शन डायोड के लिए बता दिया है। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद बात आती है इनके एप्लीकेशंस की। तो ये जो हम लोगों ने देखा है ना, इसको जो है थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं और एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं।
ठीक है। तो आप लोग जो है स्क्रीन को डेफिनेटली जूम करके देख लेना, क्योंकि माइंड मैप है, सारा चैप्टर हम लोगों को एक पेज में जो है करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ रहा है। अब इनका यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशंस। तो इनका जो एप्लीकेशन है वो दिष्टकारी के रूप में यूज किया जाता है। दिष्टकारी को जो है हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टिफायर। ठीक है, मतलब कि जो पीएन सन्धि डायोड है बेसिकली वहां पर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीएन सन्धि डायोड का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके लिए हम दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो हम यहाँ पर रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, ये बेसिकली आप लोगों का जो है दो तरीके का होता है। एक होता है आप लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। हाफ वेव दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसको हम बोलते हैं, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी बोलते हैं। लिख लो आप लोग यहाँ पर साइड में, ये हो गया आपका अर्ध तरंग और यहाँ पर आपका हो गया क्या, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, अब इनके डायग्राम्स के लिए मैं अगर बात करूं तो थोड़ा सा जूम आउट करके बना देते हैं ताकि जो है आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर जगह एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने बना दिया। हाँ, तो हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहली बात की हम प्रत्यावर्ती धारा को यहाँ पर क्या करते हैं, दिष्ट धारा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जो है वो ट्रांसफार्मर के जरिए हम लोगों को यहाँ पर मिलती है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम एक सिंगल डायोड इस तरीके से लगाते हैं और यहाँ पर जो है इसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट किया होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, मतलब वोल्टता और धारा को जो है हम लोगों ने निवेश किया है, निवेशी है। और ये साइड जो है आप लोगों का वो क्या है, निर्गत है यानी कि आउटपुट। इनपुट साइड है ये आपका और ये आपका क्या है, आउटपुट साइड है। तो आउटपुट साइड के साइड आपको वोल्ट का यहाँ पर V0, यहाँ पर इनपुट साइड के में मैंने VI लिखा है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप यहाँ पर जो है मतलब कि तरंग जब आप देखते हो तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक जो है दिशा होती है। तो आधा चक्र जो है धनात्मक दिशा में और आधा चक्र आपका जब ऋणात्मक शिरा में है। तो जब हम यहाँ पर धनात्मक सिरे का यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर भी यूं इस तरीके से होगा, है ना, धनात्मक सिरा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि डायोड का जो पी साइड है वो आपके धनात्मक सिरे से और जो एन साइड है वो आपके ऋणात्मक सिरे से यहाँ पर कनेक्टेड है। इसका मतलब इस कंडीशन में मतलब पहले आधे चक्र में ये होगा क्या, आपका जो है फॉरवर्ड बायस में होगा। अब ये आपका जो फॉरवर्ड बायस में क्योंकि होगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों को धारा बह करके मिलेगी और यहाँ पर हम लोगों को I0 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि अगला आधा चक्र यहाँ पर जब देंगे, तो मैं कलर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर व्हाइट कलर से कर रही हूँ। तो ऊपर का जो सिरा है वो ऋणात्मक और नीचे का जो है धनात्मक। अब क्या हो गया कि पी सिरा आपका ऋणात्मक सिरे से और एन सिरा आपके धनात्मक सिरे से कनेक्ट हो गया। अब हुआ ये कि ये जो है वो रिवर्स बायस में हो गया। तो रिवर्स बायस के केस में हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरीके से जब बनाते हैं तो ग्राफ के माध्यम से बनाते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो हम लोगों ने मान लो कि क्या दिया है, हम लोगों ने यहाँ पर निवेशी धारा और वोल्टता दी है। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये हमारा क्या है इनपुट और ये हमारा आउटपुट, वोल्टता और धारा दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो पहले आधे चक्र में हम लोगों को आउटपुट यहाँ पर मिल रहा था यूं इस तरीके से। तो केवल और केवल ये जो हमारा धनात्मक चक्र है, ठीक है, इनके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, तो इन धनात्मक चक्र के लिए हम लोगों को आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब अगर हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो दो तरीके का होता है, एक तो टेपिंग वाला होता है, एक ब्रिज वाला होता है। बट ब्रिज वाला आप लोगों के सिलेबस में अभी है नहीं, तो हम लोग जो सेंट्रल टेपिंग वाला है केवल वही यहाँ पर बना करके देखेंगे। और इसके लिए जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से, जो पहले ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये तो बिल्कुल एज इट इज बनता है। बट यहाँ चेंज कहाँ पर होता है कि इस बार हम लोगों ने इसमें दो डायोड लिए इस तरीके से, ये आपका डायोड 1 है और ये आपका डायोड 2 है, ये इस तरीके से। और जो लोड रेजिस्टेंस हम लोगों ने कनेक्ट किया है तो इस तरीके से, इसको टैपिंग बोलते हैं, बीच में टैप करके सेंट्रल में इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट किया है। अब यहाँ पर भी ये आपका निर्गत और निवेशी, निर्गत है ये आपका, सॉरी यहाँ पे हम लोग जो है निवेशी हम दे रहे हैं, मतलब कि इनपुट साइड है आपका, और यहाँ पे आपका निर्गत मतलब कि आउटपुट साइड। ठीक है, तो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर इस रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा। अब होगा क्या, देखना ध्यान से कि जब हम लोग यहाँ पर पहला आधा चक्र जो है हमारा ये इस तरीके से, ये हमारा जो है क्या है, हम लोगों ने जो वोल्टेज सप्लाई दिया पहले आधे चक्र के लिए, इसको बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक, हाँ, अब यहाँ पर मैं जो है आउटपुट के लिए भी डायग्राम बना लेती हूँ इस तरीके से। अब क्या होगा कि देखो कि इस बार मैंने व्हाइट कलर से लिया है पहले आधे चक्र को, तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से होगा, ये आपका पॉजिटिव, ये
गया आपका नेगेटिव। ठीक है, जब इस तरीके से कनेक्टेड हुआ तो पहला वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया, दूसरा वाला डायोड आपका रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया। मतलब कि पहले आधे चक्र के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों को आउटपुट मिलेगा और ये आउटपुट जो है आपका पहले वाले डायोड T1 के कारण मिलेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अगला आधा चक्र जो है यहाँ पर इनपुट में देंगे तो अगले आधे चक्र में ये वाला साइड आपका ऊपर वाला साइड माइनस, नीचे वाला प्लस। अब ये क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो डायोड है वो आपका रिवर्स बायस में, लेकिन इस बार नीचे वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में। तो आपकी बार हम लोगों को क्या मिलता है कि आपकी बार हम लोगों को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट आउटपुट पहले जो यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिल रहा था वो इस बार हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है और इस तरीके के सारे जो है हम लोगों को मतलब कि सारे के सारे चक्रों के तरंग के लिए हम लोगों को मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो डिफरेंस है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों को केवल और केवल आधे चक्रों के लिए ही जो है हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलता है, लेकिन जब हम फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकार देखते हैं तो उसमें पूरे के लिए मिलता है। बेसिकली हमारा यहाँ पर एम क्या होता है दृष्टिकारी यानी कि रेक्टिफायर में, तो जो हमारा पल्सेटिंग करंट है यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट करंट मतलब कि यूं इस तरीके से होना चाहिए, पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कन्वर्ट हो तो रहा है लेकिन पल्सेस के फॉर्म में हो रहा है। तो इसको जो है इसके बाद इस जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया आगे फिल्टर लगा करके जो है इनको रिमूव किया जाता है, लेकिन वो क्योंकि अब आपके सिलेबस से हट चुका है तो वो फिल्टर वाली बात मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ, यहीं तक आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये हो गया आपका क्या, ये मैंने आप लोगों को बता दिया पूरा का पूरा एप्लीकेशन अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट सेमीकंडक्टर चैप्टर का माइंड मैप बन गया है। एक छोटा सा पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि लाइक जो यहाँ पर हमारा जो पीएन संधि डायोड है वो किस किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आई होप कलर चेंज करके लिख दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एज अ जेनर डायोड यूज होता है, जेनर डायोड। ठीक है, और इसको जो है जेनर डायोड को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जो है यूज करते हैं और ये जो है हाईली डोप्ड होता है। अच्छा, डोपिंग का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम अशुद्धियां मिलाते हैं तो अशुद्धियों को मिलाना ही डोपिंग कहलाती है और कितनी मात्रा में मिलाई जा रही है। तो जैसे कि अगर मान लो कि ये जो पीएन संधि डायोड हम लोगों ने देखा तो इसका जेनर डायोड की तरह भी यूज किया जाता है। पहले ये सिलेबस में हुआ करता था लेकिन अब सिलेबस में नहीं है, नीट और जेडब्ल्यू के सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। सीयूटी के सिलेबस में भी डेफिनेटली नहीं है। तो जब हम लोगों को जेनर डायोड बनाना होता है तो हाईली डोप्ड करके बनाते हैं। जस्ट एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएन संधि डायोड का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, जंक्शन डायोड का। ठीक है, तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड को हम यूज करते हैं। जब हम पीएन संधि डायोड को जो है हाईली डोप्ड करके बनाते हैं तब एज अ जेनर डायोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक होता है फोटो डायोड। तो फोटो डायोड का जो इस्तेमाल है ये लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं लिख नहीं रही हूँ कि फोटो का मतलब ही है लाइट सिग्नल को डिटेक्ट करना। एक होता है आपका क्या होता है एलईडी। ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है ऑप्टिकल रेडिएशंस को एमिट करता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। एलईडी लाइट आप लोगों ने देखी, आप लोगों की जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लाइटिंग के लिए एलईडी लाइट्स लगा रखी है। बेसिकली ये क्या करता है, तो रेडिएशंस एमिट करता है जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है। और एक जो होता है वो होता है सोलर सेल। तो बेसिकली जो सोलर सेल्स है आप लोग देखते हैं सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो वो जो सन रेज आती है, ठीक है, तो उससे जो सन रेज है तो सन के जो मतलब जो प्रकाश किरणें हैं लाइट रेज के रेडिएशन से वो क्या करते हैं, रेडिएशन के इफेक्ट से वो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वहां पर लगे होते हैं सोलर सेल्स में वो क्या करते हैं, ईएमएफ क्रिएट करते हैं और उस ईएमएफ को जो है फिर उससे हम लोगों को जो करंट है वो सप्लाई के फॉर्म में मिलती है, जिसका यूज घरों में मतलब कि इक्विपमेंट्स को चालू करने के लिए चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार मैं सारा जो है जूम आउट करके आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ कि अर्धचालक हम लोगों ने यहाँ से यूज किया था, स्टार्ट किया था ठोसों में ऊर्जा बैंड से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। जूम करके दिखा दे रही हूँ, अगर आपको कोई भी पार्ट मिस हो गया होगा तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने अर्धचालक को डिटेल में पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने नीचे यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यानी कि अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक हमको मिलता है जिसका एन टाइप और पी टाइप चालक होता है। पंचसंयोजी, त्रिसंयोजी, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट की बात हम लोगों ने यहाँ पर करी थी, पूरा डिटेल हम लोगों ने देख लिया था। एंड इसके बाद हम लोगों ने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक के लिए ही जो है बैंड डायग्राम देखा था, एनर्जी बैंड डायग्राम। इसके बाद हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखा था, ये वाला पार्ट देखा। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड के लिए अग्रभिन्नति पश्चाभिन्नति यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हम लोगों ने देखा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन देखा दृष्टिकारी के रूप में। तो इस तरीके से ये आप लोगों का जो माइंड मैप है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक चैप्टर के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर का माइंड मैप आप लोगों को चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के माइंड मैप के साथ। 14 चैप्टर्स कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं, ये सीरीज हमारी चल रही है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है लाइक शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसाई नहीं करनी है,
क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए सेशंस लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने से ज्यादा मेहनत वन शॉट्स में और वन शॉट से भी ज्यादा जो मेहनत है वो आपकी माइंड मैप की सीरीज में जो है वो लगता है, राइट। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग अपने कमेंट्स जरूर नीचे करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे, और तब तक के लिए बाय बच्चों।